हेलो दोस्तों, एक बार फिर दीक्षा परिवार आपका स्वागत करता है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल दीक्षा दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। इस बार आपको भी पता है कि दीक्षा फैमिली आपके लिए क्या लेकर के आया था, क्रैश कोर्स की सुविधा। तो इसी क्रैश कोर्स के तहत आज हमारा सेकेंड वीडियो क्लास है। तो आज हमारी सेकेंड क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि संसाधन क्या होते हैं, इस सवाल को सॉल्व किया था। संसाधन के प्रकार कितने, इसको सॉल्व किया था। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि संसाधन के वर्गीकरण में कौन-कौन से आधार है। तो वर्गीकरण हम लोग कर लिए थे, उसमें से पहला प्रकार और दूसरा प्रकार हमने खत्म कर लिया था। आज हम लोगों को थर्ड प्रकार पढ़ना है, जिसमें से पहला था हम लोगों का उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था हम लोग के उपयोगिता के आधार पर। आज हम लोग को तीसरा क्लास पढ़ना है। तीसरा क्लास में हम लोग देखते हैं कि हमारा तीसरा टॉपिक था क्या, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। जिन्होंने फर्स्ट क्लास किया होगा उनको पता होगा कि उपयोगिता के आधार पर हमने संसाधन को कितने भागों में बांटा था। तो उपयोगिता के आधार पर हमने संसाधन को 4 भागों में बांटा था: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग को इन सबके बारे में बारी-बारी से पढ़ना है। सबके लिए कुछ-कुछ पॉइंट है। देखो, डीपली क्लासेस हम लोग को जो भी था हम लोग कर रहे थे। ये डीपली नहीं, ये क्रैश कोर्स है। तो हम लोग इसमें समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि नोट करने पर। कॉपी मोटा अब तक बहुत सारा हो गया होगा, लेकिन यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। आखिरकार आपके पास समझ होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग उस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे आप, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रकार था इसमें व्यक्तिगत संसाधन। चलिए, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, जैसा कि आपको व्यक्तिगत बोलने पर ही क्या पता चलता है कि आप लोगों को, देखिए मतलब हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति का बात होता है तब। तो यहाँ पर भी व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब ये किसी खास व्यक्ति और किसी खास व्यक्ति का बात कर रहा है। किसी खास व्यक्ति का होगा संसाधन, वैसे व्यक्ति जो किसी पर्सनल व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैं बात करूं तो आपके पास घर होगा, आपकी जायदाद होगी, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये आपकी जायदाद है। इस पर किसी और का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ठीक है। इसको एक और तहत है, राष्ट्रीय संसाधन पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे वहां पर, ठीक है। कुछ है वहां पर ऑथेंटिक रूप से आपको समझना है वहां पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग को समझना होगा क्या, आपके पास जो भी चीज है जो पर्सनल है, किसी खास व्यक्ति का है, उस पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। चलिए हम इसका पॉइंट लिखते हैं और समझते हैं कि क्या है यह। किसी निजी व्यक्ति के संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। ये हमारा हो गया। इसका एग्जांपल्स हम लोग देखें तो क्या दे सकते हैं। हमारा बोल सकते हैं जमीन जायदाद, घर बोल सकते हैं, बाग बगीचा बोल सकते हैं, पोखर तालाब बोल सकते हैं। ये नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। किसी निजी व्यक्ति के संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। आपके पास पर्सनली किसी व्यक्ति के पास जो संसाधन उपस्थित है वही हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रकार हमारा सामुदायिक संसाधन। दूसरा नंबर प्रकार है हमारे पास क्या, सामुदायिक संसाधन। चलिए सामुदायिक संसाधन समझते हैं। सामुदायिक संसाधन क्या है, थोड़ा यहाँ पे समझना जरूरी है। सामुदायिक संसाधन में क्या जरूरी है वो हम आपको समझाते हैं। सामुदायिक संसाधन, देखिए सामुदायिक कहने का मतलब क्या, समुदाय का, पूरे के पूरे समुदाय का। अब ये लोग इसमें समझ लेते हैं क्या, सामाजिक संसाधन। समझिए इस बात को, लोग इस सामुदायिक संसाधन को समझ लेते हैं सामाजिक संसाधन, जो कि गलत है।
सामाजिक कहने का मतलब समाज में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का वह हो जाएगा। और हमारे समाज में देखिए, समाज में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का वह संसाधन है तो वह सामाजिक संसाधन कहलाएगा। समझिए इस बात को। लेकिन हमारे समाज में कई धर्मों के लोग, कई जाति के लोग, कई तरह के लोग रहते हैं, और उन तरह में जो भी, जैसे कोई हिंदू समुदाय से है, कोई मुस्लिम समुदाय से, कोई सिख समुदाय से, कोई मतलब अलग अलग समुदाय से, ये हमारा समुदाय है। और ऐसे ही संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। समाज में जो पूर्णतः पूरे समाज के उपयोग के लिए, कहने का मतलब क्या, जो सिख से है, जो हिंदू से है, जो मुस्लिम से है, ये सारे के सारे व्यक्तियों से जो संसाधन उपस्थित है, उस सब के सब मिल करके प्रयोग करें तो सामाजिक संसाधन। लेकिन अगर सिर्फ हिंदू समाज उस संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो वो सामुदायिक संसाधन हो जाएगा उसके लिए। अगर मुस्लिम संसाधन कर रहा है, मुस्लिम समुदाय सिर्फ कर रहा है, तो हमारे पास मुस्लिम समुदाय के लिए वो संसाधन हो जाएगा। अगर सिख समुदाय कर रहा है तो वो उसके समुदाय के लिए हो जाएगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं आप लोग को, सामुदायिक संसाधन को सामाजिक संसाधन से एसोसिएट नहीं कीजिए। यहां पर समाज का बात अलग आ जाता है, समुदाय का बात अलग आ जाता है। बात आ रही समझ में? तो सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन हो जाएंगे जो किसी खास समुदाय के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। उस समुदाय से बिलोंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली संसाधन ही क्या कहलाएगी? सामुदायिक संसाधन कहलाएगी। अगर मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं तो हिंदू धर्म में जितने भी चीज है, हमारे हिंदू जितने भी होंगे, वो सारे के सारे व्यक्ति उन संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। अगर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अगर वो मुस्लिम वाले जो मुस्लिम प्रयोग, क्या हिंदू वाला जाएगा मुस्लिम को प्रयोग करने? आज तक जहां पे अजान पढ़ता है, क्या संभवतः आपको कभी हिंदू लगा है कि वहां पे मतलब अजान पढ़ने जाता हूं? नहीं। आज तक कोई मुस्लिम है जो मंदिर में पूजा करने जाता है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाता, जाता है, जरूरतें पड़ती। बहुत सारे मुस्लिम हमारे बिहार में ऐसे भी हैं जो छठ पूजा मनाते हैं, बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये उनकी अपनी मान्यता है, इसको हमसे कोई, मैं किसी के समुदाय को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं इसमें जो जरूरत है आपको समझना जरूरी है, मैं समझा रहा हूं आपको। सामाजिक संसाधन एक अलग संसाधन है, लेकिन सामुदायिक संसाधन एक अलग संसाधन है। तो सामाजिक संसाधन कुछ भी हो सकता है, मानव खुद भी तो एक सामाजिक है यार, सामाजिक प्राणी है हम लोग। समझ में आ रही बात? चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका पॉइंट लिखते हैं सामुदायिक संसाधन का। लिखिए, इन्हें कोई खास समुदाय द्वारा संभाला जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखूं तो उन्हीं समुदाय के लोग ही इनका इस्तेमाल करते हैं। इसको समझिए, ठीक है। मैंने लिखा कि इन्हें कोई खास समुदाय द्वारा संभाला जाता है। फिर वही बात, किस खास समुदाय, ना कि समाज। समाज में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, समझ रहे बात? तो सामाजिक संसाधन अलग हो गए हमारे पास, सामुदायिक संसाधन अलग हो गए हमारे पास, ठीक है। तो समुदाय में रहने वाले लोगों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। तो ये नहीं कोई खास समुदाय के द्वारा संभाला जाता है, वो संसाधन को समुदाय के द्वारा ही संभाला जाता है, और उन्हीं समुदाय के लोग ही इनका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर देखूं तो मैं लिख सकता हूं आप लोग के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, etc, गुरुद्वारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, वही बात मैं समझा रहा हूं। जैसे मंदिर, ये हिंदू धर्म के प्रतीक है, तो वो हिंदुओं के लिए वो सामुदायिक संसाधन है। ये मुस्लिम धर्म के लिए मस्जिद, ये मुस्लिमों के लिए सामुदायिक संसाधन हो जाएगा हमारे पास, किसी खास समुदाय के लिए है। यह यहाँ पर मुस्लिम न की मात्रा में देखा जाता है हिंदू के मंदिर में, और हिंदू मस्जिद में न के मात्रा में देखे जाते हैं। गिरजाघरों में न के मात्रा में अन्य समुदाय के लोग देखे जाते हैं, वहां पर जैन धर्म के लोग ज्यादा देखे जाते हैं। तो वैसे संसाधन जो किसी समुदाय के लिए अगर आते हैं तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अगला हम लोग को देखते हैं, सामुदायिक संसाधन के बाद आता है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। चलिए राष्ट्रीय संसाधन को समझते हैं। चौथा नंबर हमारा प्रकार आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास?
राष्ट्रीय संसाधन। चलिए, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हमारा पॉइंट लिखा है, तो वैसे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, क्या कहलाएगा हमारा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ध्यान दीजिए, वैसे संसाधन जिन पर पूरे राष्ट्र का अधिकार है वो क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। यहां पर भी समझना जरूरी है, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हम लोग जिन संसाधनों का प्रयोग करें हमारे पूरे राष्ट्र में, वो सारा का सारा हमारे राष्ट्रीय संसाधन हो गया। वो सही है लेकिन गलत है। यहां पर होगा कि सत्ता में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, जो भी हमारे पूरे के पूरे हमारे मतलब कानूनी तौर पे जो हमारे देश में उपस्थित है, एक कानूनी तौर पे जितने भी संसाधन उपस्थित है, उन सबका प्रयोग वह जनता के हित में रूप में कर सकते हैं, जब चाहे तब। समझ में बात? तो व्यक्तिगत संसाधन जो हम अभी समझा रहे थे, बोले तो राष्ट्रीय संसाधन समझाएंगे, तो व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत व्यक्तिगत नहीं रह जाता। बात समझिए, व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत व्यक्तिगत संसाधन नहीं रह जाता। कैसे? अगर ऐसा रहता तो आप लोग नॉर्मली देखिएगा, जब सड़कें कहीं से निकाली जाती है, तो जहां से सड़कें निकाली जाती है वहां पर जिसका जमीन उस रोड में आ जाता है, उसके बगल से आ जाता है, उसकी जमीन सरकारें ले लेती है उनको मुआवजा दे करके। अगर किसी का मन नहीं बेचने का, नहीं देने का, तब भी उनको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वह पूरे राष्ट्र की संसाधन है और वह हमारे जनता के हित के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वह राष्ट्र की संसाधन कहलाता है। बताए समझ में? तो वह कुछ भी हो सकता है, इसे कोई एग्जाम्पल से नहीं लिख सकते ना हम। कानूनी तौर पे भौगोलिक सीमा के अंदर उपस्थित हो सारी की सारी संसाधन जो भी है हमारे पूरे के पूरे देश में, वो सारा का सारा संसाधन हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, मैं क्या लिखा हूं एग्जाम्पल में? हाँ, बोल सकते हो वन लिख लो, जमीन लिख लो, क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास पूरे के पूरे, ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप भी समझ रहे हो कि पूरे के पूरे राष्ट्र में जितने खनिज संपदा हो गए हमारे पास, नदी नाले हो गए, नहर हो गए, ये सब संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हित में, जनता के हित में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन है, और इसीलिए इनका नाम है राष्ट्रीय संसाधन। आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यह हमारा चौथा नंबर टॉपिक था, सॉरी तीसरा नंबर था हमारा। चौथा नंबर हमको समझना है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जैसा कि आपको पता है अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब राष्ट्र से भी ऊपर अंतरराष्ट्रीय, तो ये वैसे संसाधन हो जिन पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार नहीं होगा, इन पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। किसी राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है कि मतलब संस्थाओं के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा इसका हम क्या कहते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक किसी कोई अगर खास देश अगर प्रयोग करना भी चाहता है तो उन संसाधनों का प्रयोग तभी कर सकता है जब अंतरराष्ट्रीय संस्था उनको वो अधिकार देती है, तभी वो उसका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा उसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट हम लिखते हैं। चलिए लिख लीजिए इसके बाद पॉइंट में, इनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, या इन पर नियंत्रण लिखिए सबसे अच्छा। इन पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था
करती है। एग्जाम्पल्स, समुद्र हो गया, महासागरीय क्षेत्र हो गया, महासागरीय क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर एक आपके पुस्तक में समझना जरूरी है, ध्यान दीजिए, हमारे भारत को एक विशेष अधिकार प्राप्त है अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा कि वो अपने क्षेत्र से लगभग 200 नॉटिकल मील तक ले बाद का भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हमारे पास वहां पर उपस्थित है। ये 200 नॉटिकल मील तक ले वो भारत हमारा क्या कर सकता है, ये प्रयोग कर सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा इनको प्राप्त किया गया है ये अधिकार, ठीक है, ये स्पेशल अधिकार है, ठीक है। तो एक स्थल सीमा के अंतर्गत यहाँ तक अगर मान लीजिए कि देखिए मिट्टी है, एक मिट्टी अगर 3D में पिक्चर बनाओ, 3D पिक्चर कैसे बनेगा भाई, अगर मैं 3D पिक्चर अगर मैं बनाऊं तो नॉर्मली समझिए कि ये पिक्चर वो हो, आप लोग नदी में चलते हैं तो पानी तो ऊपर रहता है लेकिन नीचे पैर टिकता रहता है स्थल पे, तो शुरू में जितना तक टिका ना, वो जहां तक ले गया हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद भी जो क्षेत्र बचा हमारा, वो हमारा अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें भी लगभग 200 नॉटिकल मील तक ले हमको यह अधिकार प्राप्त है कि हम खुदाई कर सकते हैं। वहां से अगर तेल है, खनिज है, मैग्नीशियम की जो भी मात्रा हमको निकलने वाली है, जो चीज भी हमको मिल सकता है, वो सब चीज हम निकाल सकते हैं वहां से, ठीक है। ये विशेष अधिकार भारत को प्राप्त है। तो ये हमारा हो गया अंतरराष्ट्रीय संस्था तक, ठीक है। अगला हम लोगों को चौथा नंबर प्रकार है हमारे पास उपयोगिता के आधार पर हो गया। तो चौथा नंबर प्रकार विकास के आधार पर। आपको पता है कि तीसरे बेटे के भी 4 बेटे थे, हमने बांटे थे, और चौथे बेटे के भी हमारे पास कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। तो चौथा बेटे का था विकास के आधार पर, तो चौथा को हम लोग समझेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, मैं ऊपर संसाधन लिख देता हूं, ये संसाधन चक्र चल रहा है, समझिए इस बात को। इसमें से सबसे पहला नंबर प्रकार मैंने आप लोगों को जो लिखाया था वह था संभावी संसाधन। चलिए इसे हम पॉइंट लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये देश में मौजूद होते हैं मगर इनका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको समझिए कि ये क्या है। देखिए संभावी मतलब ये हम लोग संभावना जता सकते हैं कि हाँ, कि हम भविष्य में कि हम लोग इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, या हम संभावना जता सकते हैं कि हमारे देश में है, इसका उपयोग कभी ना कभी हम लोग कर लेंगे। तो ये वैसे संसाधन है जो हम लोग संभावित रूप से कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ये देश में मौजूद तो होते हैं बट प्रयोग में नहीं आते। एग्जाम्पल में मैं लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं बता दूं, हिमालयी क्षेत्र में उपस्थित खनिज संपदा ये हो गए हमारे पास। तो हिमालय की में हमारे पास जो भी आप लोग को देख रहे हैं पूरे के पूरे बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन वहां पर भी खुदाई करे तो हमको क्या मिल सकता है, खनिज मिल सकता है, और भरपूर मात्रा में उपस्थित है खनिज। तो अभी तो नहीं किया जा रहा है ना, अब अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले हमारे पास कुछ ऐसे तकनीक उपस्थित हो जिनसे हम वहां पर भी खुदाई करके सारे के सारे खनिज निकाल सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उपयोग कर लेंगे। तो वैसे संसाधन जिनके बारे में हमें पता तो है, हम लोग संभावित रूप से कहते हैं कि वो संसाधन हमारे लिए उपयोगी है, हम वैसे संसाधन क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। ये देश में मौजूद होते हैं मगर इनका इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर एक खनिज संपदा का उपयोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो था हम लोग को उसको देखना है, चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विकसित संसाधन। जैसा कि आपको पता है कि नाम से ही पता चला विकसित, कि मतलब हमको पता है इसके बारे में।
विकसित संसाधन, इसके बारे में हमको पता है, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट लिखते हैं और ज्यादा क्लियर करेंगे हम लोग। इनका सर्विस किया जा चुका है और इनकी मात्रा निर्धारित हो चुकी। ध्यान दीजिए, विकसित संसाधन, इनका सर्विस किया जा चुका है और इनकी मात्रा निर्धारित हो चुकी है। कहने का मतलब हमारे देश में उपस्थित वो संसाधन जिनका हम सर्वेश का मतलब हो गया सर्वेक्षण, सर्वेश का मतलब क्या हो गया, सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब हमको पता है उसके बारे में, हम लोग उसका जांच पड़ताल कर चुके हैं कि इतना मात्रा में उपस्थित है, हम इसका उपयोग तब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, हमारे पास जब मन होगा तब प्रयोग कर सकते हैं। तो पूरा सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी मात्रा क्या हो गई है, निर्धारित हो गई है। तो वैसे संसाधन जो विकसित रूप से हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास तकनीक थी, हमने तकनीक की मदद से पता कर लिया कि वो इतना ज्यादा मात्रा में है, हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वैसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बोले तो मैं बोल सकता हूं आपको एग्जाम्पल्स में, पानी से बिजली बना सकते हैं और इनकी मात्रा निर्धारित भी हो चुकी है। हमारे बात, तो विकसित संसाधन वे संसाधन इनका सर्वेक्षण किया जा चुका, मतलब इनके बारे में हमको पता है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी मात्रा निर्धारित हो चुकी है। तो जैसे में मैंने आपको बताया क्या, पानी से बिजली बन सकते हैं, पानी से बिजली बन सकते हैं और इनकी मात्रा क्या हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। तो वैसे संसाधन कहने का मतलब क्या, वो आपको पता है कि इतनी सारी नदियां हैं, इन सारे नदियों से, सारे के सारी नदियों को हम लोग डैम थोड़ी नहीं लगा रहे हैं, सारी की सारी नदियों पर डैम नहीं लगा हुआ, सारी जगहों से बिजली की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम आने वाले भविष्य में सारे की सारी नदियों पर अगर बिजली प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैसे संसाधन तो विकसित संसाधन है, क्योंकि हमको नदियों के बारे में पता है लेकिन हम अभी बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, बात आ रही समझ में, कर नहीं पा रहे या कर नहीं रहे, जो भी हो, ठीक है। तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। अगला हमारा हो जाएगा, ये दूसरा नंबर था, ये मैंने 1 ही लिखा है, ये हमारा दूसरा था। अब हम लोग को पढ़ना तीसरा के बारे में, चलिए तीसरा हम लोग लिखते हैं। तीसरा जो संसाधन था हम लोग का, वो था भंडार संसाधन। देखो इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मतलब थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, समझिए। हमारा था हमारे पास तीसरा नंबर का था आप लोगों को भंडार संसाधन। क्या नाम था, भंडार संसाधन। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। ये संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल्स, इनका इस्तेमाल, सॉरी एक और पॉइंट है, इनका इस्तेमाल तकनीकी मदद से होता है। बात समझिए, जैसे भंडार संसाधन हमको पता है उसके बारे में कि हमारे पास उपस्थित है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे संसाधन को लोग बोलेंगे कि ये संसाधन पर्यावरण में उपस्थित है, उपलब्ध होते हैं और इनका इस्तेमाल तकनीक की मदद से होता है। जैसे जल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, क्या जल, क्या मैं बोल रहा हूं, जल। अगर जल जितना मात्रा में हमारे पास उपस्थित है, जितना भी हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, उस सारे के सारे जगहों पर हम जल का उपयोग कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन करेंगे। एक और चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा भंडार संसाधन के अंतर्गत, देखो अगर ऐसी तकनीक अगर बन जाए, सोचो जरा सा, ऐसी तकनीक अगर बन जाए कि जितना की स्पीड में आप गाड़ी चलाते हो, उस गाड़ी की स्पीड में घर्षण होता है और उस घर्षण से अगर बिजली पैदा हो,
तो सोचो कितना मजा आएगा। समझ मेरी बात? अगर उस घर्षण से बिजली पैदा होने लगेगी तो डेफिनेटली हमको बिजली से टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भी तो हो सकता है उस गाड़ी को चलाने के लिए फिर से हमको पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़े, उसी गाड़ी के चलाने में जितना चक्का में हमको एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी से वो गाड़ी चले। बात है समझ में? हमको सिर्फ स्टार्ट करते वक्त सिर्फ वो एनर्जी लगे। तो अगर ऐसी तकनीक का हम उपयोग करेंगे तो मजा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वैसे संसाधन हो जिनको क्या हो सकता है पर्यावरण में उपलब्ध हो, इनका इस्तेमाल तकनीकी मदद से किया जा रहा हो, तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इस टॉपिक का लास्ट हमारा संचित संसाधन। चलिए संचित संसाधन को हमको समझना है। चलिए हम संचित संसाधन को देखते हैं। चौथा नंबर हमारे पास था, इसको समझिए संचित संसाधन। इन संसाधनों का अभी तक कोई उपयोग शुरू नहीं हुआ है तकनीकी ज्ञान के अभाव में। तकनीकी ज्ञान के अभाव में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। नदियों का जल, नदियों का जल राजस्थान में उपस्थित, आप लोगों को क्या हो जाएगा? राजस्थान में उपस्थित सोर्स है हमारे पास, अभी समझा देते हैं, बस इसको समझिए। देखिए इन संसाधनों का अभी तक उपभोग शुरू नहीं हुआ है, इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तकनीकी ज्ञान के अभाव में। जैसे हमने अभी हिमालय क्षेत्र में उपस्थित खनिजों के बारे में बताया, हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं होंगे, हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनके कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो वैसे संसाधन हो जिनका हमारे पास कोई तकनीक ज्ञान नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई मशीन नहीं है जिनसे हम उनका उपयोग करें, तो वैसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों को ये बोलेंगे, क्या होता है? संचित संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संचित संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने देखो राजस्थान में हमारे पास सोर्सेज इतना है कि हम वहां पर अगर सिर्फ वायु से, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, पंखा जो चलता रहता है ना, उससे हम अगर वायु से अगर हम लोग, हाँ पवन ऊर्जा से हम लोग प्रयोग करें, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सोलर सेल की मदद से हम वहां पर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी की संख्या ज्यादा है, अब रोशनी ज्यादा है, तो एब्सोल्युटली हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर आप लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं सोलर सेल की मदद से। कर सकते हैं सौर ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। पानी वहां पर कम है, लेकिन वही हम लोग दूसरे क्षेत्र में देखें तो पानी अधिक है, वहां पर उतने ज्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो हम लोग इन सब का उपयोग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है। तो तकनीक अगर हमारे पास आ जाए तो इन सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधन है और निरंतर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी नवीकरणीय संसाधन, पढ़ा है आप लोगों को, ये नवीकरणीय है, ये निरंतर चलता रहेगा, इसका उपयोग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी ही है, जल की मैं बात करूं तो जल कभी खत्म नहीं हो सकता, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पेड़ लगाना शुरू कर दिया। पेड़ अगर आप काट रहे हो, खत्म नहीं कर रहे हो, तो पानी तो उसी प्रकार से घटता ही रहेगा ना। बात आ रही समझ में? पेय युक्त पानी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जल की मैं बात कर रहा हूं, पानी की बात नहीं कर रहा हूं। जल और पानी में क्या डिफरेंस है मैंने क्लास में, व्याकरण की क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है, बता रखा है। तो आज की क्लास में यहीं पर रखूंगा। ये था हमारा सेकंड बैच था हम लोगों का, क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो था। तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा क्या? तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने वही देखा कि संसाधन होते क्या है, संसाधन के प्रकार कितने हैं, संसाधन के वर्गीकरण क्या होते हैं, संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उन सारे के सारे भागों को किस आधार पर हम जानते हैं और कैसे कैसे उसके अंदर कौन कौन से खंड है, उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। कल हम लोग देखेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, दीक्षा परिवार है आपके साथ हमेशा। घर बैठे क्लास 10 की तैयारी बढ़िया तरीके से करने के लिए एकमात्र ऑनलाइन पोर्टल दीक्षा क्लासेस स्टडी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय। थैंक यू।